हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी समझने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सरल तरीके से ये यहाँ पर सॉल्व हुई है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। और इसके पहले के वीडियोज में हमने बीटा फंक्शन की और भी अनेक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके पहले के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप लाइन से सारे वीडियोस देखते जाइए। आपको हर एक कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके पहले वाला जो टॉपिक है जिसमें हमने कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स अर्थात विषम समाकल के अभिसरण के बारे में पढ़ा, तो उस टॉपिक के वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। लेक्चर क्रमांक वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपके लिए सारे वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, जरूर जरूर देखिएगा। इसके पहले के यूनिट्स जिसमें हमने रीमान इंटीग्रेशन पढ़ा, सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, सभी यूनिट्स के वीडियोस बनाए जा चुके हैं और वे सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। आप जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको मैथ्स के लिए ग्रेजुएशन के सारे सेमेस्टर्स में तो मदद करेगा ही करेगा, लेकिन साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेगी, तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में हमने प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 उन सभी पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं। आप जरूर जरूर उन सारे वीडियोस को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमें क्या प्रूफ करना है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की घात m माइनस 1 प्लस एक्स की घात n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की घात में m प्लस n dx। तो ये चीज हमें प्रूफ करना है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और चलिए अब हम इसको जल्दी से प्रूफ करते हैं। दोस्तों, इसके प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखो, ये बीटा फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी में हमने ये सिद्ध किया था, आप पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। तो उनमें हमने ये वाला फॉर्मूला सिद्ध किया था, तो हम इसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसी से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि हम जानते हैं कि ये बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से अनंत एक्स की घात m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की घात m प्लस n dx। ठीक है, तो ये पिछले वीडियोस में हमने प्रूफ किया था, आप जरूर जरूर देखिएगा। ये भी बीटा फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, बीटा फंक्शन की परिभाषा से शुरुआत करते हुए हमने उसको सॉल्व करते हुए आगे फिर ये पूरा प्रूफ किया था। ठीक है, तो आप जरूर जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब देखिए, ये जो समाकलन है वो 0 से अनंत तक है। हम इसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक लेते हैं हम 0 से 1, ठीक है, और एक लेते हैं फिर 1 से अनंत। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, बिल्कुल सरल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं करना है। जो समाकलन 0 से अनंत तक जा रहा है उसको हमने दो भागों में बांट दिया। एक लिया हमने 0 से 1 और फिर दूसरा 1 से अनंत। ठीक है, और बाकी अंदर जो समाकल्य है वो तो वही है ना भाई, यही चीज लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो समाकल्य अर्थात इंटीग्रेंड। ठीक है, जिसका समाकलन हो रहा है उसको बोलते हैं समाकल्य। तो यहाँ पर जो समाकल्य है अर्थात जो फंक्शन है जिसका यहाँ समाकलन हो रहा है वो तो दोनों में वही है। तो हमने केवल क्या किया, हमने केवल इंटीग्रेशन के रेंज को दो भागों में यहाँ पे बांटा हुआ है, 0 से 1 और 1 से अनंत। ठीक है दोस्तों, फिर हमने इसको I1 मान लिया और इसको मान लिया I2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया I1 प्लस I2। ठीक है, I1 प्लस I2, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर I1 को जैसा है वैसे रहने दो, हम लेकर चलते हैं I2 को आगे लेकर चलते हैं। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है वहां पे आप देखो इंटीग्रेशन का यहाँ पे लिमिट है 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 तक का ये समाकल है, ये 0 से 1 हमने पास तैयार है हमारे पास। ठीक है, ये 1 से अनंत है, तो काम इस पे करना है, इसलिए इसको लेकर अपन आगे चल रहे हैं। तो इसलिए हमने लिखा है कि नाउ कंसीडर I2 इज इक्वल्स टू इतना। ठीक है, अब इस I2 को लेकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हमने ये I2 ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम, क्या यहाँ पे अपन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। देखो x इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 1/t हम यहाँ पे मान रहे हैं।
तो दोनों डिफरेंशियल करने पर क्या मिलेगा दोस्तों बताइए। x का हो जाएगा dx और इधर हो जाएगा 1/t का क्या हो जाएगा -1/t पर dt। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल सा स्टेप है। समाकलन करते टाइम जब हम कुछ मानते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से जब भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो तुरंत वहां पे हम लोग डिफरेंशियल करके फिर उसको रिप्लेस करते हैं। तो 1/t का हो जाएगा -1/t पर dt। तो अब एक और खास बात, ये लिमिट वाला समाकल है, तो इसका अर्थ है कि जब भी हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसमें लिमिटें भी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये लिमिटें जो है वो x के लिए है, अब हमको नई लिमिटें लानी है वो t के लिए होंगी। तो x की पुरानी लिमिट यानी कि 1 और अनंत को हम बारी बारी से यहाँ रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग t की लिमिट्स प्राप्त करेंगे। तो जब x का मान आप 1 रखोगे दोस्तों, ठीक है, तो t का मान भी 1 मिलेगा। सीधी सी बात है, t उधर जाएगा 1 इधर जाएगा, 1/1 तो t का मान 1 मिलेगा। तो when x equal 1 then t equal 1। अच्छा, जब आप x के स्थान पर आप अनंत रखने की सोचोगे, यानी कि जब x अनंत की ओर प्रवृत्त होगा, तो सोचिए जरा, जब x अनंत की ओर प्रवृत्त होगा तो t किसके ओर प्रवृत्त होगा। देखो जरा, t बराबर आप लिख सकते हो 1/x, और x जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू कम होने लगेगी, अर्थात x जैसे जैसे बहुत बड़ा यानी कि एकदम बड़ा यानी कि अनंत की ओर जब प्रवृत्त होगा तो ये वैल्यू बहुत छोटी होती जाएगी, या यूं कहिए कि t किसके ओर प्रवृत्त होगा, 0 की ओर प्रवृत्त होगा। तो अपन उसको लिखे x अनंत की ओर प्रवृत्त होगा तो t 0 की ओर प्रवृत्त होगा। ठीक है, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव देन t टेंड्स टू इन्फिनिटिव। तो दोस्तों अब अपन लिमिट को यहाँ पे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा x इक्वल 1 के लिए t इक्वल 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और x टेंड्स टू इन्फिनिटिव के लिए t टेंड्स टू 0 है, तो इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटिव के स्थान पर हमने रखा है यहाँ पे 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या बदलाव हुआ है उसको भी देख लेते हैं। x के स्थान पर हमने माना है 1/t, तो x के स्थान पर 1/t, घात में m-1 है तो घात में m-1 लगा दिया गया है। अपॉन में देखो 1 प्लस x है, तो x के स्थान पर 1/t रखते हुए 1 प्लस 1/t। ठीक है, देखो x देखो ये 1 प्लस x है और x के स्थान पर 1/t, तो हमने वहां पे रख दिया 1/t, घात में m प्लस n है। ठीक है, फिर कौन है, dx है, dx के स्थान पर -1/t इस पर dt, ये रख दिया गया है। कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत इजी है। उसके बाद देखो 1 की घात में m-1 मतलब 1 और t की घात में m-1, क्योंकि अपॉन में इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख दिया हूँ, देखो अपॉन में लिखा हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप एलसीएम लेकर के इसको इधर लाएंगे तो t प्लस 1 यानी कि 1 प्लस टी की घात में m प्लस n यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो एलसीएम लेके इधर जाएगा तो नीचे में जो t आएगा तो t की घात में m प्लस n यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये माइनस को मैं सबसे सामने ला दिया हूँ, इंटीग्रेशन चिन्ह के बाहर लगा दिया हूँ, और 1/t² वहां बचेगा। ठीक, अब चलिए, अब आप देख सकते हैं अगली लाइन में देखो t की घात आपको n-1 नजर आ रहा होगा, तो ये कैसे आया, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो, आप जानते हैं कि बटे के बटे वाला अगर कोई राशि है तो ये पलट करके ऊपर जाता है। तो देखो ध्यान से, t की घात m प्लस n पलट पलट के ऊपर चले गया, उसके बाद ये जो घातें हैं वो बटे में होने के कारण इससे घट जाएंगी, तो घटेंगी तो क्या होगा, ये घटेगा तो क्या होगा -m+1। ठीक है, चिन्ह बदलेगा, ऊपर जाकर घटेगा तो -m+1 और ये 2 जाके घट जाएगा तो -2। अब देखो आपके पास क्या बच रहा है, m से m कटेगा और ये n और +1 -2 यानी -1, तो t की घात n-1 ऊपर बचेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत सरल सा स्टेप है, बहुत इजी है। और नीचे बचेगा 1 प्लस टी की घात में m प्लस n। ये देखो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये माइनस कहाँ चला गया, नीचे तो माइनस नहीं दिख रहा है। दोस्तों वास्तव में जब इंटीग्रेशन की जो सीमाएं हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है 1 से 0, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको बदल करके 0 से 1 कर दिया है, तो जब हम इस तरह से करते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट में और अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, जब इस तरह से हम लोग इंटरचेंज करते हैं तो सामने माइनस आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है, तो आप ऐसा समझिए कि हमने इसको बदला और सामने माइनस आया, और यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये माइनस चिन्ह हट गया है, क्योंकि जब ऐसे बदलते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, ये देखिए a से b f(x) dx है ना भाई, समाकलन a से b f(x) dx इज इक्वल टू माइनस b से a f(x) dx, इस तरीके से। ठीक है, देखो समाकलन में अगर लिमिटों को आप अदला बदली करोगे, यानी लोअर लिमिट ऊपर और अपर लिमिट को नीचे, इस तरीके से आप करोगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी माइनस था तो इसका चिन्ह बदल के ये प्लस हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये भी कारण आपको जानना जरूरी है कि क्यों वहां से माइनस हटा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए आगे, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन में हम
टी को रिप्लेस कर रहे हैं एक्स से, यानी कि टी के स्थान पर एक्स रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पास तैयार हो गया। अब आप अगर कहेंगे, अगर मन में आपको डाउट है कि सर टी के स्थान पर एक्स क्यों रखे, कैसे रख दिए, तो दोस्तों वास्तव में आप देख सकते हैं निश्चित समाकल का प्रगुण, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल आपने देखा होगा कि भैया अगर इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं अगर वो वही रहे, यानी अगर हम उनमें फेरबदल नहीं करें, इंटीग्रेशन की लिमिट्स में हम कोई भी चेंजेस ना करें, तो ऐसी स्थिति में आप जिस वेरिएबल में इंटीग्रेशन लिखा हुआ है कि अंदर फंक्शन में जो भी वेरिएबल है उसको अगर आप दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करें, जैसे देखो यहाँ पे आप एफ एक्स डी एक्स लिखा है और हमने वहां पे क्या लिखा है, उस तरफ एफ टी डी टी लिखा है, यानी एक्स के बदले में वहां पे कौन सा वेरिएबल ले लिया, हमने टी ले लिया। तो ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन की लिमिट तो नहीं बदलते हैं ना भाई, वो तो वही है ना। तो हम एक वेरिएबल को दूसरे से रिप्लेस करने में कोई परेशानी नहीं है भाई। इसको आप छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए एक्स का सापेक्ष, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक, और लिमिट है 1 से 2, तो आखिर आप इसका क्या लगाएंगे, एक्स क्यूब बाई 3 होगा, लिमिट लगाएंगे 1 से 2, तो आखिर 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3 यही तो होगा ना, तो 8/3 माइनस 1/3 यानी 7/3, ठीक है। अब इसी को मैं ये एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा है, अगर मैं उसको टी स्क्वायर डी टी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, लिमिट तो वही है, लिमिट तो वही है दोस्तों। आखिर जिस तरह से इसका एक्स स्क्वायर का आपने एक्स क्यूब बाई 3 लिखा है, फिर लिमिट लगाया है, आंसर आया 7/3, तो इसमें कौन सा फर्क हो जाएगा, टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, टी क्यूब बाई 3 होगा, जिस तरह से इसका हुआ है वैसे इसका होगा, तो सीधी सी बात है, ये होगा अब आपके पास कितना होगा, टी क्यूब बाई 3 हो जाएगा। आखिर लिमिट आप 1 से 2 लगाएंगे और उन लिमिट्स को वो जो लिमिट से आखिर टी के स्थान पर रखेंगे, तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3 यहाँ पे भी वैसे ही होगा, तो आखिर आपके पास यहाँ पे भी तो वही आएगा दोस्तों, जैसे 7/3 यहाँ पे आपको मिला वैसे यहाँ पे भी 7/3 मिलेगा, क्या दिक्कत है। तो इसलिए समाकलन की सीमाएं अगर वैसे ही बनी रहे तो हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे आपको जहां जहां टी 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 दिखाई दे रहे वहां हमने एक्स 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 लिख दिया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह हमने फिर इसको, ये हम क्या सॉल्व करते आ रहे थे, ये I2 सॉल्व करते आ रहे थे, ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखो I2 हम किसको बोल रहे थे, I2 हम इसको बोल रहे थे, देखो, ठीक है, और ये कौन था, ये इक्वेशन 1 में जो दो हिस्से थे I1 और I2, उसमें से दूसरे हिस्से को लेकर हम लोग आगे बढ़े थे, ये I2 को लेकर आगे बढ़े थे और वो सॉल्व करते करते इतना लाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के पास जाएंगे और इक्वेशन 1 जो कि I1 प्लस I2 किसके बराबर है, बीटा एम एन है ना भाई। यहाँ पे आप देखेंगे भाई इसको सॉल्व करते करते अपन ला रहे थे, है ना भाई, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन है, लेफ्ट साइड में आपके पास बीटा एम एन है ना भाई। तो इस तरीके से तो हम वापस यही पहुंचेंगे, बीटा एम एन इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये देखो लिखा भी हुआ है यहाँ पे, और जिसमें से I1 को तो हमने कुछ भी नहीं किया था, I1 तो जस्ट कता से, I1 तो एज इट इज है, हम तो किसको लेके आगे बढ़े थे, हम तो I2 को लेके आगे बढ़े थे, ठीक है, और I2 की वैल्यू को हमने इतना लाया है, तो हम I1 के स्थान पर जितना जो था वो तो था, क्योंकि I1 में तो हमने कुछ भी नहीं किया है, तो ये I1 की वैल्यू जो पहले से थी वही है, और I2 जो कि इतना था उसका रूप हमने बदल करके ये वाला लाया है, तो अब इस रूप को वहां फिट करेंगे, तो I2 की जगह पे ये जो हमने लाया हुआ है अभी उसको हमने यहाँ पे रख दिया, और कुछ नहीं करना है, बस उसको आप जोड़ दो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के साइन को मैंने ऐसे कॉमन ले लिया और अंदर में जो फंक्शंस लिखे हैं उनको मैंने इस तरीके से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इनके हर यानी डिनोमिनेटर कॉमन है, तो कॉमन है तो हम एक बार लिखते हैं, और ऊपर वाले सीधे सीधे जुड़ गए। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 x की घात m - 1 प्लस x की घात n - 1 अपॉन 1 प्लस x की घात में m प्लस n dx। तो इस तरीके से ये सिद्ध हो गया बीटा एम एन इक्वल्स टू इतना, ठीक है, और यही चीज हमको सिद्ध करना था दोस्तों। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, और आपको इसका बनाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं किया है अपन ने, इसको दो भागों में तोड़ना है, जो 0 से अनंत है उसको 0 से 1 और 1 से अनंत में तोड़ना है, इसको वैसे ही बने रहने देना, I1 को जस्ट तक बने रहने देना, I2 को लेके आगे बढ़ना, थोड़ा इसका रूप बदलना, इस रूप में बदल जाएगा, फिर वापस जाके आपको वहीं पे इक्वेशन 1 में रख देना है, और देखो रख दिया हमने और जुड़ गए बस, ठीक है। कितना बढ़िया तरीके से ये, बस कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन चिन्ह को कॉमन निकाल दिए,
उधर से dx कॉमन निकल गया और अंदर जो इंटीग्रेंड है यानी समाकल्य है वो आपस में जुड़ गए तो जो नीचे नीचे है वो फिक्स है, यानी कि जो कॉमन है वो तो एक बार लिखाएगा, है ना भाई। आपको पता होगा जब दो भिन्नों को जोड़ते हैं और जिनके हर यानी डिनोमिनेटर एक जैसे हो, कॉमन हो, तो वो नीचे एक बार लिखाते हैं और ऊपर वाली चीजों को फिर जोड़ देते हैं, तो ये जुड़ गए। x की घात m-1 प्लस x की घात n-1। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी सिद्ध होती है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।